नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकर्स चैनल पर हम लोग संपूर्ण इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया था कि इतिहास विषय क्या है, इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। उस पहले क्लास को लेने का हमारा मतलब ये था कि आप किसी भी तरह से इतिहास विषय से जुड़े, इतिहास के प्रति आपके मन में रोचकता उत्पन्न हो और हमारे साथ जुड़ के आप इतिहास विषय का अध्ययन करें। अब चलते हैं इतिहास के नए टॉपिक की तरफ। इतिहास का अगला टॉपिक है काल विभाजन। तो काल विभाजन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप धैर्य मत खोइएगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगेगा कि आप उबाऊ स्थिति में हैं तो आप इसका थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा देर तक चलेगा, लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में सब बहुत उबन महसूस करते हैं। कभी भी स्टूडेंट के सामने जब ये टॉपिक आता है तो वह उसे स्किप करके आगे बढ़ जाता है, चूंकि ये बहुत उलझाऊ है और पढ़ने में बड़ी असुविधा लगती है, ऐसा लोगों का कहना है, तो वो स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो इससे, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जहां इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे अगर पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, भारत में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, पशुओं का सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ पाए गए हैं, मानव की अस्थियां भारत की किस घाटी में, किस नदी घाटी में मानव की अस्थियां पाई गई हैं, ये सब प्रश्न आप देखते होंगे, किसी भी परीक्षा में जाते होंगे तो ये सब प्रश्न लगातार इनसे सामना आपका होता होगा, आप देखते होंगे। वो सारे प्रश्न इसी काल विभाजन की टॉपिक से आते हैं। इसी में आपको ये पता चलेगा कि उस समय किन औजारों का प्रयोग मनुष्य करता था, कैसे कैसे मनुष्य बढ़ते हुए धीरे धीरे पत्थर के औजारों से होते हुए आज टेक्नोलॉजी तक आया है, आज कंप्यूटर तक आ गया है, ठीक है। तो ये काल विभाजन की टॉपिक है, इससे हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो उपलब्ध स्रोत है उसके आधार पर काल विभाजन किया गया है इतिहास का। तीन काल में इतिहास को, प्राचीन इतिहास को तीन कालों में बांटा गया है, जिसमें पहला काल है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से आशय है ऐसा काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या है? इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य नहीं है लेकिन इसके पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। अगर आप इतिहास विषय एकदम जीरो हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास के एक एक स्टेप को आपको जोड़ना सिखाऊंगा और आगे बढ़ना सिखाऊंगा, कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से आशय है ऐसा काल जिसके कोई लिखित प्रमाण, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन उसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। अब पुरातात्विक साक्ष्य, अब आप समझ रहे होंगे पुरातत्व से क्या आशय है। तो भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातात्विक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। अब पुरातात्विक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं पुरातत्व के अंतर्गत। तो जैसे कोई स्थापत्य हो, कोई मनुष्य द्वारा निर्मित कोई औजार हो, किसी मानव या पशु की अस्थियां हो, या मुद्राएं हो, सिक्के हो, आदि जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत कलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल का वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से आशय है कि जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, अगर पढ़ा भी गया है तो उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है ऐसे, और साथ ही इसमें जो है पुरातत्व के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिसके बारे में विदेशी यात्रियों का विवरण भी उपलब्ध है। तो ये तीन प्रकार से हो गया इतिहास का काल विभाजन: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा जाता है।
एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब देखिए सब में पाषाण काल और पाषाण काल, ये देखिए सब में पाषाण कमल है, तो इसका मतलब ये है कि ये पत्थरों से संबंधित काल था। कोई बहुत पुराना था, कोई उससे कम पुराना था, कोई और कम पुराना था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो आदि से लेकर 10,000 BC तक ये इतिहासकारों द्वारा निश्चित किया गया है। और मध्य पाषाण काल का जो काल है वो 10,000 BC से 8 या 4,000 BC तक निर्धारित किया गया है। नव पाषाण काल जो है वो 4,000 BC से 1,000 BC तक निर्धारित किया गया है। देखिए पूरा पाषाण काल का जो मानव का जीवन था वो आखेट व संग्रह पर आधारित था, लेकिन मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने आखेट के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन सीख लिया था या सीख रहे थे। ठीक है, और यही जब मनुष्य नव पाषाण काल में आता है तो नव पाषाण काल में यह पशुपालन कर लेता है, कृषि पर आधारित खाद्यान्न उत्पादन की तरफ भी बढ़ जाता है। ठीक है, नव पाषाण काल में कृषि आधारित खाद्यान्न उत्पादन भी शुरू हो जाता है। अब आते हैं पूरा पाषाण काल को भी 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक है निम्न पूरा पाषाण काल जो 5 लाख से 50,000 BC तक है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल जो 50,000 से 40,000 BC तक है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 से 10,000 BC तक है। अब देखिए यहाँ हर जगह आप कहीं BC लिखा पाएंगे, कहीं AD लिखा पाएंगे। अब ये BC और AD इसका मतलब होता है ईसा पूर्व और इसका मतलब होता है ईसवी सन। हम इसके बारे में आपको एक वीडियो में, अगली वीडियो में BC और AD के बारे में पूरी तरह से बताएंगे, तब तक आप देखते चलिए। ये BC का मतलब ईसा पूर्व और AD का मतलब ईसवी होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों जो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल है, ये तीनों काल में जो मानव का जीवन था ये आखेट और संग्रह पर आधारित था। किस पे आधारित था? ये केवल आखेट व संग्रह पर आधारित था। मनुष्य जो है असभ्य था, उसके अंदर कोई ऐसी सभ्यता वाली बात नहीं थी, बर्बर था। आखेट और संग्रह पर उसका जीवन आधारित था। उस आखेट के लिए उसने तरह तरह के औजार बनाए थे, पत्थर के औजार बनाए थे, पाषाण जिसे कहते हैं, पाषाण के औजार बनाए थे। जैसे इसमें देख लीजिए निम्न पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार थे उसमें हस्त कुठार, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, आप जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। मध्य पूरा पाषाण काल में उसके थोड़े से उन्नत औजार आए जिसमें फ्लेक औजार आए और कोर औजार आए। और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड, ब्यूरिन टाइप के औजार आए, वो भी पत्थर से ही निर्मित औजार थे, थोड़े उन्नत होते गए। इनके बारे में जब हम एक एक टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो एक एक काल के बारे में उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे और ये बताएंगे कि कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मनुष्य की अस्थियां मिली हैं सबसे पहले, कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये सब काल विभाजन से आए हुए प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन हो गया। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से आशय ये है कि जिसमें लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए हैं, अब अगर पढ़े भी गए हैं तो उनकी जो है विश्वसनीयता संदिग्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध है और इनके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें जो है दो सभ्यताएं आती है, एक सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता आती है। सही बात तो यह है कि देखिए 1921 से पहले जो भारत का काल विभाजन था, जो भारत का इतिहास था, वो वैदिक सभ्यता से शुरू हुआ माना जाता था। लेकिन 1921 में जब दयाराम साहनी महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तब, और 1924 में जॉन मार्शल महोदय ने यह घोषणा की, चूंकि वह समय वो ASI के महानिदेशक हुआ करते थे, तो उन्होंने यह घोषणा की कि भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ है, एक नई सभ्यता है भारत में, पहले से प्राचीन काल से उसका पता चला है। तो जो सिंधु घाट, जो वैदिक सभ्यता से इतिहास शुरू होता था वो 5000 साल और पीछे चला गया और उसके बाद वहां प्रागैतिहासिक काल जुड़ गया। तो वहां से फिर इतिहास मतलब इतिहास का काल विभाजन बदल गया था। अब क्या है कि आद्य इतिहास के दो हिस्से हैं, एक है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के विषय में थोड़ा सा विवाद है, ये ऐतिहासिक काल में भी आती है और आद्य ऐतिहासिक काल में ही आती है।
कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वेदों का निर्माण, उपनिषदों का वो है, वो सब चीजें ऐतिहासिक काल में आती हैं। लेकिन जो है कुछ लोगों का कहना है कि यह आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये विवादित चीजें हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। इसके लिए यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, जैसे धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड गेट पे जो साइन बोर्ड लगाया जाता है वो धौलावीरा से मिला है, लेकिन इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए यह आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा जाता है। सैंधव सभ्यता जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कैसे हमने दुनिया में प्रथमतः नगरों का निर्माण किया, कैसे सैंधव सभ्यता का व्यापार देश दुनिया में फला फूला नदियों के माध्यम से चलता था, कितनी समृद्ध नगरी थी। इसके बारे में आप जब सैंधव घाटी की सभ्यता हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो वैदिक सभ्यता के दो हिस्से हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। और जो इसका काल विभाजन किया है वैदिक सभ्यता का, वो इंटरनेट महोदय ने किया है। ठीक है, अब देखिए जब हम पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो है पशुपालन बड़े पैमाने पर होता था। गायों की महत्ता थी, उन्हें अगन्या कहा जाता था। गायों के लिए युद्ध होते थे, गवेषणा जिन्हें कहते थे, गविष्टि कहते थे, चूंकि उनके लिए उनकी चोरी की जाती थी, उनके लिए लड़ाइयाँ होती थी। परिवार होते थे, परिवार का मुखिया कुलप होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। धीरे धीरे जो है स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का आविष्कार हो जाता है और लोहे ने धरती का सीना जब फाड़ा ना, तो खाद्यान्न उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। कृषि का उत्पादन बढ़ते ही अवशेष उत्पन्न होने लगा, अवशेष उत्पादन बढ़ा। जो अवशेष उत्पादन से आशय है कि जितना हमारे यूज की चीजें हैं उससे बचा हुआ हिस्सा, लोगों में संपन्नता बढ़ने लगी और यहीं से जो है राज्य की अवधारणा शुरू हो जाती है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार ने राज्य की स्थापना की तरफ कदम बढ़ा दिए और धीरे धीरे चल के राज्य का निर्माण आगे होता है। तो ये हो गई प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल की बातें। अब हम करते हैं ऐतिहासिक काल की बातें। अब ऐतिहासिक काल को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा है मध्यकाल का इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। अब देखिए प्राचीन काल का इतिहास कब से कब तक है। यह प्रारंभ से लेकर 1000 एडी तक, एडी मतलब ईसवी तक। हमने ऊपर बताया है कि बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है और एडी का मतलब होता है ईसवी सन। ठीक है, तो प्राचीन काल का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1000 एडी तक या 1000 ईसवी तक, प्रारंभ से लेकर, और या कोई इतिहासकार इसे 1206 एडी तक, जब तक ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना नहीं की थी। जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई तब तक माना जाता है कि ये प्राचीन काल है। ठीक है, प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर में विशेषकर शक और शुंग सातवाहन का अध्ययन करेंगे, गुप्त और गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे, साथ ही विदेशी आक्रमण, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इनका भी अध्ययन करेंगे प्राचीन काल के इतिहास के अंतर्गत। और दक्षिण भारत में संगम युग के अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य का अध्ययन करेंगे। ये प्राचीन काल का हिस्सा है। फिर आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल के 2 हिस्से हैं, एक पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। यह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन करेंगे, गढ़वालों का अध्ययन करेंगे, दिल्ली के चौहान वंश, मालवा के परमार, गुजरात के चंदेल, बंगाल के पाल एवं सेन का अध्ययन करेंगे, पाल एवं सेन वंश का। साथ ही भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उत्तरी भारत व दक्कन के राज्यों, प्रांतीय राज्यों का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रकूट का, वाकाटक का, बादामी के चालुक्य, पल्लव, कल्याणी के चालुक्य, इनका अध्ययन हम पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, 1206 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, यानी
इधर ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना से लेकर के और औरंगजेब की मृत्यु तक, या कुछ इतिहासकार इसे प्लासी के प्रथम युद्ध तक उत्तर मध्यकाल मानते हैं। उत्तर मध्यकाल के दो हिस्से हैं, एक है सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य आदि का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएंगे मुगल काल में। मुगल काल में हम लोग 1526 से 1707 ईस्वी तक, ये मुगलों का काल है, इसका अध्ययन करेंगे। कुछ लोग जो है मुगल काल को 1757 तक ले जाते हैं, जब तक प्लासी का प्रथम युद्ध नहीं होता। ठीक है, इसी में हम लोग गुरु नानक और सिखों का अध्ययन करेंगे, साथ ही मराठा का अध्ययन करेंगे, उत्तर मुगल का अध्ययन करेंगे। ये इतनी चीजें का अध्ययन हम लोग उत्तर मध्यकाल में या मुगल काल में करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे प्लासी के प्रथम युद्ध से लेकर के 1964 ईस्वी तक आधुनिक काल का इतिहास मानते हैं। जैसे जदुनाथ सरकार महोदय के अनुसार कि प्लासी के प्रथम युद्ध से 1964 ईस्वी तक का इतिहास आधुनिक काल का इतिहास कहा जाता है। ये आज हमारा ये पूरा टॉपिक जो था वो काल विभाजन का काल था। हमने आपको बता दिया कितने हिस्सों में इतिहास को पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से भी बांटा गया है। तो अब एक एक हिस्से को हम उठाएंगे और एक एक हिस्से को पढ़ते जाएंगे। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो यह सबसे पहले की गई 1861 ईस्वी में। इस समय जो है लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। कौन था वायसराय? लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय था। तब पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, ASI जिसे कहते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में। भारत में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, यही ASI के पहले महानिदेशक भी बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, भारत के इतिहास को पाषाण, कांस्य और लौह युग में किसने विभाजित किया? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत के इतिहास को पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगी विभाजन किसने किया? तो ये सबसे पहले किया क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये इन शब्दों का प्रयोग किया था जेम्स मिल ने। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने कुछ विवादित बातें कही, जैसे इन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, जबकि आधुनिक काल को इन्होंने ब्रिटिश काल कहा। ठीक है, लेकिन इनकी इस बातों से सहमत नहीं होया जा सकता, क्योंकि प्राचीन काल पूर्ण रूप से हिंदू काल नहीं था, क्योंकि इस समय यूनानी आक्रमण भी होता है, क्षयरात वंश का भी शासन होता है, शक भी आते हैं, कुषाण भी आते हैं। तो ये पूरी तरह से हिंदू काल नहीं कहा जा सकता। उसी तरह मध्यकाल जो था वो पूर्ण रूप से मुस्लिम काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय जो है राणा सांगा, राणा कुंभा, शिवाजी, ऐसे वीर प्रतापी, विजयनगर साम्राज्य, ये सब जो है ऐसे शासक भी थे। तो ये पूरी तरह से मुस्लिम काल भी नहीं था। और ब्रिटिश काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा। इनके कहने का आशय ये था कि इससे पहले भारतीय लोग असभ्य थे, लेकिन जब से ब्रिटिश आए तब से वो सभ्य हो गए, उनमें बहुत परिवर्तन, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। इसीलिए इस काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा कि इसमें नया परिवर्तन आया। तो ये विवादित टिप्पणियां हैं। यहीं से इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। चूंकि मानसिकता ही इतनी खराब थी, तो आगे क्या होगा आप जानते ही हैं। बहरहाल इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज काल विभाजन का जो टॉपिक था उसके लिए इतना ही। जितनी चीजें थी हमने एक एक क्रम से आपको बता दिया।
हाँ, हमने एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब हम विषय को, किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के दो तरीके हैं। एक है उसका डीप अध्ययन और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन। तो हम लोगों का जो विषय है, वो हम लोगों की जो पढ़ाई है वो सामान्य अध्ययन के तौर पे है। तो सामान्य अध्ययन से आशा है कि आप उस विषय से संबंधित मोटा मोटी नॉलेज रखते हो। तो इस हिसाब से, और जिस हिसाब से लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ की परीक्षा में या पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते चलेंगे। और जो जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का उल्लेख करते हुए और उस पर चर्चा करते हुए हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे इतना ही। अब आगे हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे काल विभाजन के हिसाब से, जैसे हमने वर्णित किया है उस हिसाब से एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन चीजों को दोहरा लीजिएगा ताकि आगे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा और साथ ही कमेंट भी करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।